स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या और इसकी जो है ना आगाज कब से हुआ? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली अमेरिकन कैनोटेशन है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, चाइना की प्रोग्रेसिव रीजनल ग्रोथ के अगेंस्ट। अभी तक इंडियन ओशन में किस किस मुल्क के बंदरगाहों के साथ समुद्री रास्ते के तहत चाइना जुड़ चुका है? इस सवाल को जवाब देने के लिए आपको वर्ल्ड मैप को देखना पड़ेगा। अगर आप इंडियन ओशन का रीजन देखें, उसके साथ मुल्क का ममालिक देखें, तो आप पीछे से चाइना की तरफ से आएंगे, बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से रीजन है जिसमें चाइना ने मैरी टाइम सिल्क रूट बनाया हुआ, यानी ट्रेड की एक्टिविटीज करता है। इसके बारे में डेली मेल में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसको फॉर्मर ब्रिटिश डिफेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे डॉक्टर लियाम फॉक्स और यूएस के जो फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं रॉबर्ट मैकफार्लैन, उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त दुनिया के अंदर 96 पोर्ट्स ऐसी हैं जिनको चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, चाइना के घिराव की पॉलिसी में एक इस्तेलाह अक्सर सुनने और देखने को मिलती है जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। आखिर ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या? इसकी दुनिया की मईशत, सियासत और दिफा पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके मुतालिक जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर मोहम्मद फरहान खान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है क्या और इसकी जो है ना आगाज़ कब से हुआ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली अमेरिकन कैनोटेशन है, अमेरिकन आप समझ लें एक कॉन्सेप्ट है चाइना की प्रोग्रेसिव रीजनल ग्रोथ के अगेंस्ट। हुआ कुछ ऐसा कि 2004 में एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर या पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम बूज एलन हैमिल्टन है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो चाइना है वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्रिएट कर रहा है इंडियन ओशन के अंदर और इसकी पैराफ्री में। अगर आप देखें तो इंडियन ओशन के जितने भी ममालिक मिलते हैं तो उसमें ज़्यादातर आपको बाबुल मंदीब का एरिया मिलेगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलेगा, मिडिल ईस्ट मिलेगा और ये सारे का सारा रीजन मिलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मिलेगी। और बाबुल मंदीब के बीच से जब हम जाते हैं, सुएज़ कैनाल से आगे जाते हैं, तो वो फिर यूरोप को लिंक करता है। तो इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे थे कि ये चाइना जो है वो इस तरह के डिफरेंट रीजन्स में और जो जिसको हम बोलते हैं पोर्ट सूडान तक, चाइनीज़ मेन लैंड से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक, मिडल ईस्ट के अंदर, उसके साथ साथ जो एरिया हमें बाबुल मंदीब का मिलता है, यहाँ पर छोटी छोटी पोर्ट्स बना रहा है, सी पोर्ट्स बना रहा है। चाइना बेसिकली ट्रेड के लिए वो सी पोर्ट्स बना रहा है, कहीं पर चाइना उसको लीज करके ले रहा है, कहीं पर चाइना उन मुल्कों की डेवलपमेंट करके उनके साथ वो सी पोर्ट्स बना रहा है। तो उन्होंने ये कहा था कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना क्रिएट कर रहा है। हालांकि चाइना की जो पॉलिसी है 2004 में, जिसको चाइना बोलता है चाइनीज़ मैरीटाइम सिल्क रोड पॉलिसी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह आप देखते हैं कि चाइना आज से तकरीबन 2500 साल पहले, 3000 साल पहले एक सिल्क रूट बनाता है जो कि रोड के ऊपर होता है, ना कि पानी के ऊपर होता है, और चाइनीज़ मेन लैंड को वो मिलाता है यूरोप के साथ। और पुराने दौर के 2500-3000 साल पुराने दौर के इंसान जो थे इस रूट के थ्रू ट्रेड रूट के थ्रू पूरी जो वेस्टर्न ब्लॉक की दुनिया से निकलते थे, जिसको आजकल भी हम शाराए रेशम कहते हैं, जो कि कराक्रम से पाकिस्तान में मिलती है और चाइना को भी जोड़ती है और फिर आगे यूरोप और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ निकलती है। बिल्कुल इसी पॉलिसी को बनाते हुए चाइना ने एक मैरीटाइम सिल्क रूट बनाया है, यानी पानियों के ऊपर एक सिल्क रूट बनाया है, यानी डिफरेंट किस्म के इंडियन ओशन और इसकी पैराफ्री में जितने भी ममालिक हैं, चाहे आप ये देखते हैं कुछ ममालिक आपको नज़र आते हैं अरेबियन पेनिनसुला में, जिसमें मिडिल ईस्टर्न गल्फ़ के कंट्रीज़ नज़र आते हैं। उसकी दूसरी तरफ अगर बाबुल मंदीब से आप अंदर की तरफ जाएं, सुएज़ कैनाल तक आपको कुछ ऐसे ममालिक नज़र आते हैं जिनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और जिनके पास ऑब्वियस सी बात है बंदरगाहें। और बंदरगाह कहाँ पे होती है? जो मुल्क की टेरिटरी जो पानियों के साथ यानी बड़े समंदरों के साथ लगी हो। तो चाइना उनके साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा है, बंदरगाहों के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, शिपिंग कंपनीज का एग्रीमेंट कर रहा है। चाहे चाइना अपनी एक तो लैंड ट्रेड कर रहा है सिल्क रूट के थ्रू, एक चाइना मैरीटाइम सिल्क रूट के थ्रू अपनी ट्रेड करेगा। और इसको जो अमेरिकन्स हैं वो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ डोमिनेशन होगी और चाइना वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बनाएगा, चाइना वहाँ पर
मैरीटाइम सिक्योरिटी करेगा और बड़ा कुछ करेगा। तो ये पूरे की पूरी कॉन्स्पिरेसी है जो इसके ऊपर बनाई गई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि चाइना जो है वो एग्रीमेंट कर रहा है डिफरेंट ममालिक के साथ, तो अभी तक इंडियन ओशन में किस किस मुल्क के बंदरगाहों के साथ समुद्री रास्ते के तहत चाइना जुड़ चुका है? जी डॉक्टर साहब, इस सवाल को जवाब देने के लिए आपको वर्ल्ड मैप को देखना पड़ेगा। देखें, अगर आप इंडियन ओशन का रीजन देखें और उसके साथ मुल्क का ममालिक देखें तो आप पीछे से चाइना की तरफ से आएंगे, बे ऑफ बंगाल की तरफ से आएंगे और आप देखेंगे कि कौन कौन से रीजन हैं जिसमें चाइना ने अपनी सिल्क मैरीटाइम सिल्क रूट बनाया हुआ है, यानी ट्रेड की एक्टिविटीज़ करता है। इसके बारे में डेली मेल में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसको फॉर्मर ब्रिटिश डिफेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे, एक्सपर्ट जो थे, डॉक्टर लियाम फॉक्स और यूएस के जो फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं रॉबर्ट मैकफार्लैन, उन्होंने ये कहा था कि इस वक्त दुनिया के अंदर 96 पोर्ट्स ऐसी हैं जिनको चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी कि उसके साथ साथ जो इंडियन ओशन का रीजन आपको नज़र आता है, इसमें बहुत सी ऐसी पोर्ट्स हैं, स्ट्रेट्स हैं और चौक पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को अगर चौक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की जो सी बॉर्न ट्रेड होती है उसको रोक दिया जा सकता है और दुनिया को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। पेट्रोल नहीं मिलेगा, खुराक नहीं मिलेगी, अजनास नहीं मिलेगी, दुनिया की ट्रेड नहीं हो पाएगी। और उसके साथ साथ डिफरेंट किस्म के चैनल्स, वाटरवे चैनल्स होते हैं बहुत से जो चाइना के कंट्रोल में है। उनकी थोड़ी सी डिटेल उन्होंने दी है, मैं सिर्फ और सिर्फ रीजन वाइज आपको बताता हूँ। जिस तरह आप अगर अपने चाइना से जब चाइना टर्न लेके इधर आता है बे ऑफ बंगाल से आगे की तरफ, तो सामने श्रीलंका है। श्रीलंका के अंदर हिम्बैंटोटा इंटरनेशनल पोर्ट बनाई है श्रीलंका के साथ चाइना ने एग्रीमेंट करके। उसके साथ एक और पोर्ट इसी रीजन में बनी है। बांग्लादेश के अंदर 2 हैं, एक मंगोला पोर्ट्स हैं और चिटागोंग पोर्ट्स हैं, इसको भी चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके साथ साथ अब इसी में अगर आगे की तरफ आते जाएं तो आप स्ट्रेट ऑफ हार्मज की तरफ आएंगे तो गवादर पोर्ट है जिसमें चाइना पाकिस्तान के साथ है। इसी तरह जिबूटी एक एरिया है, वहाँ पर मिलिट्री बेस है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के साथ एक एरिया है जिसको लंबोक स्ट्रेट कहते हैं, जो कि जावा सी को कनेक्ट करती है इंडियन ओशन से और साउथ चाइना सी से, वहाँ पर भी चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है। उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ मैलाका है। उसके अलावा फिर दूसरी तरफ अगर आप रीजन चेंज करते हैं और जाते हैं अफ्रीका में, तो मैंने अभी जिक्र किया था बाबुल मंदीप, जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है और यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो है वो बेसिकली अटलांटिक ओशन के साथ भी मिल रहा होता है। ये वो वाला पॉइंट है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कहते हैं। स्विज कैनाल यहाँ पर आती है, यहाँ भी चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप स्ट्रेट ऑफ हार्मज और पर्शियन गल्फ को देखें तो दुनिया की 60% ट्रेड तो स्ट्रेट ऑफ हार्मज से हो रही है। तो यहाँ पर भी जितने पर्शियन गल्फ में भी पोर्ट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 96 के करीब सी पोर्ट्स हैं, चैनल्स हैं, वाटरवेज चैनल्स हैं, उसके साथ साथ चॉकिंग पॉइंट्स हैं और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, स्ट्रेट्स हैं, जिनको चाइना अपनी ट्रेड और अपनी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली डेवलप कर रहा है, लेकिन उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। डॉक्टर साहब, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी जो है, इसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा शोर जो है वो इंडिया में चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया ने कोई एंटी काउंटर बनाया हुआ है इस पॉलिसी के अगेंस्ट? देखिए जी डॉक्टर साहब, ये तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया जो अमेरिका के आशीर्वाद से 2001 से ऑनवर्ड चल रहा है और उनके साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट है, सिविल न्यूक्लियर डील है, उसके अलावा सर्विलेंस के एग्रीमेंट हैं, तो चाइना को ही तो कंटेन करना है और उसी को कंटेनमेंट के लिए इंडिया यहाँ पर काम कर रहा है और इसी वजह से इंडिया क्वाड का हिस्सा भी है, इसी वजह से इंडिया आरसेप से भी बाहर आया। तो ये हो ही नहीं सकता कि इंडिया ने कोई पॉलिसी ना बनाई हो। इंडिया की जो पॉलिसी है उसको नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी क्या है? देखें, ये दोनों टर्म्स अमेरिकन एकेडेमिया से हमें मिलती हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी चाइना ने अनाउंस नहीं किया, चाइना तो मैरीटाइम सिल्क रूट की बात कर रहा है। तो ये जो नेकलेस ऑफ डायमंड की पॉलिसी अमेरिकन ये स्ट्रेटेजिस्ट या इंडियन स्ट्रेटेजिस्ट माइंडसेट या थिंक टैंक जिन्होंने बनाई है, उसमें वो कहते हैं कि चाइना को जितने भी 96 जो सी पोर्ट्स हैं, चैनल्स हैं, वाटरवेज हैं, स्ट्रेट्स हैं, इसमें कर्टेल करने के लिए यहाँ एडजेसेंट रीजन में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ डिफेंस और ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए। जिस तरह
आप देखते होंगे कि 2002 के बाद से इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी सामने आई थी जो कि बड़ी ज़्यादा नई पॉलिसी थी दुनिया के लिए, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे। यानी इंडिया अब अपने ईस्ट में देखना चाहता है, आसियान रीजन में देखना चाहता है, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम और जितने भी, सिंगापुर हो गया और बाकी ममालिक के साथ वो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता है। पहली बात तो ये। दूसरा, इंडिया क्वाड का हिस्सा है, तो ये भी इंडिया की एक पॉलिसी है कि क्वाड में इस किस्म की एक्टिविटी और इस किस्म की प्रेजेंस शो की जाए। तीसरा, अभी आपने देखा कि रिसेंटली जब 15 सितंबर को ऑकस अनाउंस किया गया तो उसको भी इंडिया ने वेलकम किया। तो ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखें, इंडिया आरसेप से बाहर चला गया, तो मिला जुला के हमें यह पता चलता है कि इंडिया की जो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है वो यही है कि चाइना को किसी तरह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिफेंस, सर्विलेंस, या जिस तरह उसने अमेरिका के साथ बैका किया 2020 में, तो इस तरह काउंटर किया जाए। बे ऑफ बंगाल में काउंटर किया जाए, स्टेट ऑफ हार्मज में काउंटर किया जाए, मैरीटाइम सिक्योरिटी में काउंटर किया जाए। ये इंडिया की ओवरऑल नेकलेस ऑफ डायमंड के नाम से एक स्ट्रेटजी है। बट अनटिल टुडे, आज दिन तक की जब डेट हम देखते हैं तो हमें ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा नाकाम नज़र आती है। इंडिया किसी भी तरह चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहा इन तमाम एरियाज़ के अंदर, और इससे ये पता चलता है कि चाइना के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, इकोनॉमिक थिंकर हैं, फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकर हैं, वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसमें एक और बात भी ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो इंडिया के अंदर डिमांड है सीमेंट की और स्टील की, इंडिया ने क्या किया है, 2020 में चाइना से एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट के तहत जितनी उनकी डिमांड है उसका एक थ्रेश होल्ड बनाया कि इससे ज़्यादा स्टील हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जाहिर है चाइना उनको एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया इंपोर्ट करेगा, तो इंपोर्ट इंडिया की ज़्यादा होगी, ज़्यादा फॉरेन रेवेन्यू चाइना के पास जाएगा, चाइना की इंडस्ट्री डेवलप करेगी। तो ये जो नेकलेस ऑफ डायमंड के अकॉर्डिंगली इंडिया ने अपने साथ उनकी ट्रेड इंपोर्ट भी काफ़ी लिमिटेड की है। लेकिन इसको काउंटर चाइना ने किस तरह किया है कि चाइना ने एक स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड का सीमेंट और जो स्टील है वो तो डायरेक्ट जो चाइना ने इंडिया को देना है वो तो दे दिया, बाकी की जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर की डिमांड्स हैं और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो स्टील उनसे मंगवा रही हैं उसको चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया को देता है और वो वहाँ से मंगवा लेती हैं। तो इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं नज़र आता कि इंडिया किसी भी तरह अपने इस नैरेटिव को या कागजी बात को प्रैक्टिकली कुछ कर सकेगा। अभी तक हमें चाइना ज़्यादा स्ट्रेंथन और ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रहा है इसमें। डॉक्टर साहब, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी जो है चाइना की, इसको स्ट्रॉन्ग करने में चाइना को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यहीं पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँगा कि जितने ममालिक हैं दुनिया के, वो एज़ कम्पेयर टू मगरिब चाइना पे इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लेते हैं और इनकी दोस्ती पे इतना बिलीव क्यों करते हैं मगरिब के मुकाबले में? इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि चाइनीज़ ने ये जो अपनी ट्रेड और सॉफ्ट लॉन्च और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसके लिए बहुत सी मेहनत की है। आप 1978 के बाद देखते हैं और 1980s के बाद देखते हैं कि चाइना ने पहले इंडिजीनस डेवलपमेंट की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की, और उसने अपने लोगों को स्किल्ड किया, डेवलप किया, इंडस्ट्री लगाई। फिर उसने दुनिया में अपने एडजेसेंट जितने भी ममालिक थे उनके साथ अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर किया। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी दुनिया के बड़े ममालिक या इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, वो ममालिक चाइना में बिज़नेस करना इसलिए बेहतर समझते हैं कि चाइना इलेक्ट्रिसिटी फ्री कंट्री है, चाइना टैक्स पे बहुत ज़्यादा छूट देता है, चाइना में लेबर बहुत आपको चीप मिल जाती है, और दूसरी बड़ी बात, चाइना और बहुत सी रिबेट्स और बेनिफिट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को देता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो लोग चाइना में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस तरह आप इस वक्त दुनिया की सैकड़ों मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन उनका जितना माल है वो चाइना से बन रहा है, उसकी वजह ये है कि चाइनीज़ ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के साथ साथ एक चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो चाइना की हुकूमत है, वो एक अग्रीमेंट करती है उस प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेशन के साथ कि आप अपनी टेक्नोलॉजी हमसे शेयर करेंगे। यानी दे आर वेरी मच नेशनलिस्टिक, वो अपने मुल्क को डेवलप करना चाहते हैं, हमारे लोगों को अपग्रेड करेंगे, स्किल्ड करेंगे। और पूरी दुनिया में आप देख लें, चाइनीज़ पिछले 20-25 साल में एकेडमिया में कितने स्कॉलरशिप्स पे लोग गए। तो एक तो कल्चरल
सॉफ्टनेस आ जाती है। दूसरा देखें, जो बिजनेस कॉरपोरेशन होती हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, कैपिटलिज्म होता है, इसका बेसिक एजेंडा ही मनी मेकिंग होता है। तो जब आपको वो अपॉर्चुनिटी सिक्योरिटी के साथ मिलेंगी, आपके पैसे नहीं फंसेंगे, आपको बेहतरीन प्रोडक्टिविटी, आपकी मर्जी की चीज़ मिलेगी, तो आप उस पर रिलाई करेंगे। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि हम जितने भी हेजमोनिक वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं, एम्पायर्स का दौर तारीखी तौर पर देख के आए हैं, और आज के मौजूदा कोल्ड वार के दौर के बाद अब तक का दौर देखते हैं, तो हमें एक चीज़ नज़र आती है जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका में कॉमन थी, कि ये जिन मुल्कों को डेवलप करते हैं उनको अपनी कॉस्ट पे डेवलप नहीं करते, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स करते हैं, उनको कॉस्ट उन ममालिक को पे करनी पड़ती है, और उतनी ग्रोथ उनको नहीं देते, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा डैमेज भी करते हैं। यही आपको सोवियत एम्पायर में मिलेगा कि जितने भी ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज से बहुत हद तक डैमेज हुए। चाइनीज़ मॉडल इसके बरखिलाफ ओपन मॉडल है, अलग मॉडल है। चाइना आपको डेवलप भी करता है, आपकी पॉलिटिक्स में भी इंटरवीन नहीं करता, आपकी डिप्लोमेसी में इंटरवीन नहीं करता, आपकी मिलिट्री डिसीजन में इंटरवीन नहीं करता, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इंटरवीन नहीं करता। चाइना सिर्फ आपके साथ बिजनेस करता है। तो ये भी एक वजह है कि बहुत से ममालिक जो हैं वो चाइना की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और चाइना का अभी तक कोई ऐसा एग्रेसिव हेजमोनिक मॉडल हमें रीजन में या किसी जगह पे नज़र नहीं आता जिस मॉडल के तहत चाइना कुछ ऐसे एजेंडाज रखता हो जो कि तारीखी तौर पर हमें सोवियत यूनियन के नज़र आए, उससे पहले एम्पायर्स के दौर में नज़र आए, कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में नज़र आए, और उसके बाद अभी हमें अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर में पिछले 1990 से लेके आज दिन तक अमेरिकन एग्रेशन और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट और अमेरिकन इंटरवेंशन नज़र आई चाइना के ऐसे। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से ज़्यादातर जो वेस्ट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो चाइना की तरफ ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से अट्रैक्ट होते हैं और काम करते हैं। दूसरी बात जो भारत के मुतालिक आपने बात की, देखें भारत की जो नेकलेस ऑफ डायमंड की जो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो ऐसी है कि भारत उन ममालिक पे काम कर रहा है, एक तो क्वाड का हिस्सा है, एक तो आरसेप से बाहर चला गया है, एक बाकी कॉपरेशन में अमेरिका के साथ है, लेकिन साथ साथ भारत उन ममालिक के साथ ज़्यादा अच्छे रवाबित बनाना चाह रहा है जो चाइना से खफा हैं। जिस तरह आप वियतनाम देख लें, जापान देख लें, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ओमान, ईरान और मंगोलिया देख लें, लेकिन भारत भी इनके साथ को बहुत बेहतर ताल्लुकात नहीं बना सका। जिस तरह आप रिसेंटली ईरान को देखें तो ईरान के अंदर भारत एक पोर्ट बना रहा है, लेकिन ईरान ने भी अब भारत से बैकफुट करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे कि भारत चाइना की पॉलिसी को उस तरह से काउंटर नहीं कर पा रहा। उसकी वजह मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि भारत बेसिकली अमेरिकन आशीर्वाद से काम कर रहा है और अमेरिकन जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर प्रमोट कर रहा है। डॉक्टर साहब, चाइना को अपनी पॉलिसी, जो स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स की पॉलिसी है, इसको स्ट्रॉन्ग करने में किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और मैं इसका जवाब भी आपसे चाहूँगा। देखें, चाइना की जो पॉलिसी है वो मैरी टाइम सिल्क रूट की पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी नहीं है, ठीक है ना। वो तो उसको नैरेटिव एक बिल्ड किया गया। चाइना की देखें जी, आप अगर गौर से देखें तो जितनी भी पोर्ट्स का जिक्र किया अभी मैंने, 96 से करीब पोर्ट्स हैं, चैनल्स हैं, वाटरवेज हैं, स्ट्रेट्स हैं, और बहुत सा एरिया जो मैरी टाइम सिक्योरिटी या सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में है। क्या चाइना ने ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट की है इससे दुनिया को ईज़ मिला है कि नहीं मिला? क्या सारी दुनिया की जो सी बोन ट्रेड है वो कंपैरेटिवली सस्ती हुई है कि नहीं हुई? क्या चाइना ने जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको शेयर नहीं किया दुनिया के साथ? आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे एकेडमिया हो, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे आपकी अभी आप अपनी बिजनेस और ट्रेड को देख लें, अपनी कंज्यूमर मार्केट को देख लें, तो आपको चाइना ने कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन दिया है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज किया है, और यही मॉडल चाइना का पूरी दुनिया के बारे में है। तो अगर हम देखें तो चाइना की जो पॉलिसी है मैरीटाइम सिल्क रूट पॉलिसी है तो इस रीजन को प्रोग्रेस देने के लिए, लेकिन इसका नुकसान डायरेक्टली अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को हो रहा है, यूरोपीय यूनियन को हो रहा है, उन ममालिक को हो रहा है जिन्होंने कई 100 साल दुनिया पे राज किया है। अब वो कैसे इस पूरे के पूरी इकोनॉमिक और मिलिट्री जब शिफ्ट यहाँ पर आएगी, देखें ना आपके नॉर्थ के जितने ममालिक हैं वो साउथ के ममालिक से बहुत ज़्यादा डेवलप हैं। चाइना अफ्रीकन हॉर्न को डेवलप कर रहा है, चाइना बाबुल मंदीब को डेवलप कर रहा है, चाइना अरेबियन पेनिनसुला की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, चाइना इंडिया ओशन की डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो सारी प्रोग्रेस, सारी डेवलपमेंट, सारी तरक्की, सारी जो टेक्नोलॉजी है जब इस रीजन में आ जाएगी, आरसेप में आ जाएगी, सीपैक में, ओबोर में, वन बेल्ट वन रोड में आ जाएगी, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक नुकसानात हैं। तो उनको देखते हुए जिस तरह आज हम और आप यहाँ से वेस्ट में पढ़ने जाते हैं,
वहाँ जॉब करना चाहते हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगी तो तालीम भी यहाँ पे आएगी, डेवलपमेंट भी यहाँ पे आएगी, जॉब भी यहाँ पे आएगी, मौके भी यहाँ पे आएंगे, पर कैपिटा इनकम भी यहाँ बढ़ेगी, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट भी यहाँ पे होगा। तो कैसे वो वेस्ट जो कई सौ साल से वो मजे ले रहा है वो इधर आने देगा? तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी और ये सिलसिले चलते रहते हैं। देखें, जो चेंज आता है ना, उसको आते आते भी कम से कम 80, 90, 100 साल लग जाते हैं, लेकिन जो आगे आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर है वो एशियन वर्ल्ड ऑर्डर है इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इन द लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो चाइना की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, ठीक है, इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए आप एशियन मुस्लिम वर्ल्ड और पाकिस्तान, इनको कहाँ खड़ा देखते हैं? और मैं ये भी साथ में आपसे चाहूँगा कि ग्वादर पोर्ट पे भी लाजमी कमेंट करें आप। देखें, पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं पहले पाकिस्तान के ऊपर बात कर लूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने लोगों की सोशल सेक्टर डेवलपमेंट करनी है, जॉब क्रिएट करनी है, टेक्नोलॉजी देनी है, टेक्निकली हमारा जो यूथ है उसको इक्विप करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट के काबिल बनाना है, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट करनी है। और जिस तरह हमारे इर्द गिर्द इस वक्त एक पूरे का पूरा नेटवर्क बिछाया जा रहा है जिसमें अमेरिका और इंडिया इन्वॉल्व हैं, एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो हमें वॉलेटाइल रखना चाह रही हैं, तो हमें इस वॉलेटिलिटी से निकलना है, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे वो पॉलिटिकल है, हमें स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो हमें तो सी पैक में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ये जितने भी ममालिक हैं जिनके साथ चाइना अपनी कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन या एक्सचेंज कर रहा है या लीज पोर्ट्स के साथ एक्टिविटी या काम कर रहा है, वो तमाम के तमाम ज़्यादातर उनमें ममालिक वो हैं जो कि अंडर डेवलप हैं, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर ने अपने पैरों पे खड़ा नहीं होने दिया। तो प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। याद रखिएगा, वी आर लिविंग इन अ कंपैटिटिव वर्ल्ड। अगर आपको कहीं लगता है कि आपकी जो इंटरेस्ट हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन में आपने अपने नेशनल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को परस्यू करना होता है, वो नज़र नहीं आ रहे, आप उस अकॉर्ड में से, आप उस अलायंस में से बाहर चले जाते हैं। और दुनिया की तारीख में ऐसा होता रहा है, और फ्यूचर में भी अगर हमें कभी ऐसा लगता है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट, हमारी सिक्योरिटी किसी वजह से किसी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो वी आर वेरी मच इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन। हम अपने फैसले, अपने बेनिफिट को सामने रख कर करेंगे। और इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ओवरऑल ग्रोथ है वो सी पैक से एसोसिएटेड है, और हमें चाहिए कि हम अपने इस इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से निकलें, सेल्फ सफिशिएंट हों। IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी जितनी भी हेजमोनिक पॉलिसी है, चाहे वो फैक्टफ है, चाहे डिफरेंट ब्लॉक पॉलिटिक्स है, उससे निकलें। और उसके लिए हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज स्ट्रिंग ऑफ पल्स के मुतालिक हमारी गुफ्तगू थी, जिसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है, जो सी पैक का प्रोजेक्ट है, वो बहुत से हमारे यूथ को जो है ना जॉब्स प्रोवाइड करेगा और पाकिस्तान के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम किरदार भी अदा करेगा। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को डे टू टॉक से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।